नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स। यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग को शुरू हुए 2 बरस बीत चुके हैं और दोनों ममालिक के दरमियान जारी तनाज़ा अनकरीब ख़त्म होता नज़र नहीं आ रहा है। यूक्रेन, रशिया और उनके इत्तेहादी ममालिक कोई भी ऐसी राह तलाश नहीं कर पा रहे हैं जिस पर चलते हुए खित्ते में अमन बहाल किया जा सके। यूक्रेन अपने स्टैंड पर कायम है कि उसकी इंटरनेशनल बॉर्डर्स को उसकी असल हालत में बहाल किया जाए और वो रशियन आर्मी को अपनी ज़मीनी हदूद से बाहर निकाल कर ही दम लें। दूसरी जानिब रूस अपनी बात पर बज़िद है कि यूक्रेन कोई मुस्तनद मुल्क नहीं है और रूसी फ़ौज अपना मिशन तब तक जारी रखेगी जब तक उन्हें अपने अहदाफ हासिल नहीं हो जाते हैं। तो आज के इस एपिसोड का मकसद ये बताना है कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान ये तनाज़ा किस डायरेक्शन में जा रहा है और हम कहाँ खड़े हुए हैं और मुस्तक़बिल में ये जंग क्या शक्ल इख्तियार कर सकती है। आज इस मौजू पर इस एपिसोड में बात करने के लिए हमारे साथ 2 एक्सपर्ट मौजूद हैं। पहले एक्सपर्ट हैं अशरफ जैदी साहब, जो कि मिडल ईस्ट अफेयर्स में ख़ास महारत रखते हैं और वो आज इस मौजू पर अपनी ख़ास रोशनी डालेंगे। हमारे दूसरे एक्सपर्ट हैं अरविंदर कौर बांगा साहिबा, जो कि थॉट रॉवर एक कंपनी है, मीडिया एनालिटिक्स फर्म है, उसकी डायरेक्टर है, इसके अलावा स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट भी हैं। आखिर रशिया और जो यूक्रेन का तनाज़ा है कहाँ पर खड़ा हुआ है, किस डायरेक्शन में जा सकता है, इस मौजू पर मुनसिफ टीवी ने एक खास रिपोर्ट तैयार की है। सबसे पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। इस जंग में दोनों ममालिक को भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा है। दोनों ममालिक के दरमियान जंग का महाज तकरीबन 1000 किलोमीटर तक फैला हुआ है और 2022 के मौसम खज़ा के बाद इसमें मामूली सी भी तब्दीली देखने में नहीं आई है। हकीकत ये है कि दोनों जानिब हलाक होने वाले फौजियों और शहरियों की तादाद 5 लाख से कम नहीं है। जख्मी होने वाले लातादाद हैं। जान बचाकर घरों से भागने और दीगर ममालिक में नकले मकानी करने वाले यूक्रेनी बाशिंदों की तादाद 1 करोड़ से ज्यादा है। 2 साल कबल एक आजाद हमसाया मुल्क पर चढ़ाई करके रूस ने जारहियत का मुजाहरा किया था, जिसके लिए अमेरिका, ब्रिटेन और तमाम मगरिबी ममालिक ने व्लादिमीर पुतिन की सख्त मजम्मत भी की और रूस के खिलाफ पाबंदियां भी आयद कर दी। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पुतिन को जंगी जुर्म के इर्तिकाब का मुजरिम करार देते हुए उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट भी जारी कर दिया। अमेरिका और यूरोप के लीडरों और मगरिबी मीडिया ने पुतिन को आलमी अमन का दुश्मन भी बना दिया। दुनिया भर में यही सोच पाई जाती है कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने के ख्वाहिशमंद हैं। बहैसियत आजाद रियासत यूक्रेन कभी किसी अस्करी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं रहा। इसके सियासी मकासद में यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बनना और नेटो ममालिक से अच्छे ताल्लुकात उस्तवार करना शामिल है। ऐसा लगता है कि जंग शुरू होने के बाद यूक्रेन अपने दोनों मकासद हासिल करने के मजीद करीब आ चुका है। दोनों ममालिक में से कोई भी हथियार डालने को राजी नहीं और व्लादिमीर पुतिन अपने इक़्तिदार को मजीद तवालत देना चाहते हैं। माहिरीन की अक्सरियत का ख्याल है ये जंग 2025 से भी आगे जाएगी, जिसमें रूस और यूक्रेन का भारी जानी नुकसान होगा और अस्करी साज व सामान के लिए यूक्रेन का इन्हिसार अपने इत्तेहादियों पर मजीद बढ़ेगा। अशरफ साहब, शुरुआत आपसे करेंगे। ये जो लड़ाई है, 2 बरस बीत चुके हैं, इतनी सारी जानों का ज़िया हो चुका है, काफ़ी लोग ज़ख्मी हैं, तो इस सूरत हाल में लड़ाई की जो मौजूदा सूरत हाल क्या है? रशिया और यूक्रेन की जो जंग 2 साल हो गए तकरीबन शुरू हुए हैं, जिसको रशिया ने बहरहाल ये सोचा था कि वो अपने अहदाफ को बहुत कम टाइम में पालेगा, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो पाया। और इस जंग के शुरू होने के पीछे एक पूरा इसका एक बैकग्राउंड है कि जंग क्यों शुरू हुई, इन अहदाफ के तहत शुरू हुई और अमेरिका का इसमें क्या रोल है और अमेरिका ने क्या अभी तक इस 2 साल की जंग में रोल प्ले किया। रशिया का बढ़ता हुआ वर्चस्व बहरहाल सबब बना नाटो और अमेरिका के लिए कि वो रशिया के खिलाफ यूक्रेन को उकसाएं और उसको उस नाटो का हिस्सा बनाने के लिए कोशिश करें, जिसकी वजह से रशिया को यूक्रेन के साथ जंग में उलझाया जाए। और वो लोग अपने इस हदफ में कामयाब हो गए, क्योंकि उनको ये बर्दाश्त नहीं था कि उनके अकेले वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ एक दूसरा वर्ल्ड ऑर्डर सामने खड़ा हो या फिर दुनिया एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ बढ़ जाए। क्योंकि पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं दुनिया में एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ दुनिया बढ़ रही है
और अमेरिका का जो वर्चस्व था, अमेरिका की जो दुनिया के ऊपर पकड़ थी, वो रोज बरोज कमजोर होती जा रही है। यूक्रेन को रशिया के खिलाफ लड़ने के लिए अमेरिका की ताकत झोंके दे रहा है, क्योंकि वो जानता है कि यूक्रेन की शिकस्त सिर्फ यूक्रेन की ही शिकस्त नहीं होगी, बल्कि वो नेटो के ममालिक की शिकस्त होगी, सबसे बड़ी शिकस्त अमेरिका की शिकस्त होगी। लिहाजा अमेरिका अपनी शिकस्त को रोकने के लिए इस जंग को तुलानी कर रहा है, और वो उसके कई कई अहदाफ हैं इस जंग को तुलानी करने के लिए। सबसे बड़ी चीज यह है कि वो नहीं चाहता कि, तो वो जानता है कि यूक्रेन को की शिकस्त के बाद रशिया का जो वर्चस्व है, रशिया की जो ताकत है दुनिया में बढ़ जाएगी, और दुनिया उस मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ तेजी से बढ़ जाएगी, जो बढ़ रही है, जो चल रही है। और इसी तरह यूक्रेन को फराहम होने वाले वो तमाम हथियार, वो तमाम की लॉजिस्टिक सपोर्ट्स जो यूक्रेन को मिल रही है, उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि यूक्रेन दिन पर दिन शिकस्त खाता जा रहा है। उसके कई जो लाइन ऑफ कंट्रोल हैं, लाइन ऑफ डिफेंस हैं, तकरीबन 3 या उससे ज्यादा, पूरा ईस्ट यूक्रेन के ऊपर रशिया का कब्जा हो चुका है। लेकिन अभी अवदीव्का एक शहर था, स्ट्रेटेजिक शहर माना जाता था यूक्रेन का, अभी 2-3 दिन पहले वो सुकूत कर गया, यानी उसके ऊपर रशिया का कब्जा हुआ, और ये एक स्ट्रेटेजिकली एक बहुत बड़ी शिकस्त यूक्रेन की थी, जिसको बहरहाल वेस्टर्न मीडिया नहीं दिखाएगा, क्योंकि वेस्टर्न मीडिया इस पूरी जंग को इस तरह लेके आगे बढ़ रहा है कि वो जेलेंस्की को इस जंग का हीरो बनाना चाहता है। उन्होंने जेलेंस्की को एक बड़ा फाइटर बना के दिखाया, लेकिन दर वाकई जेलेंस्की खुद ये जंग नहीं लड़ रहा है, बल्कि नेटो ममालिक इस जंग को लड़ रहे हैं। हर तरीके की सपोर्ट वहां पे मौजूद है, अमेरिका ये जंग लड़। और इस दरमियान हम देख रहे हैं कि रशिया है कि जो रोज पर रोज ताकतवर बनता जा रहा है। इन्होंने रशिया को सैंक्शन के जरिए कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन वो सैंक्शन उसको यूरोप, मसला यूरोप की शिकस्त का, और यूरोप के अंदर जो एक कमजोर और ज़ौफ है, उसके सबब बने, और यूरोप में के कई ममालिक आज मंदी का शिकार होने के थाने पे या मंदी का शिकार हो चुके हैं। तो रशिया ने, अमेरिका का एक हदफ ये भी था कि किसी तरह रूस के मुकाबले में या उसके खुद के जो इत्तेहादी हैं, जैसे जर्मन, फ्रांस या और यूरोपियन देश, उनको भी वो कमजोर करना चाहता था। और रशिया ये कबूल नहीं कर सकता था किसी भी तरीके से कि नेटो अपने अलायंस को मेरे बॉर्डर लेके आए। ये अमेरिका और यूरोप भी जानता था कि रशिया नेटो को अपने बॉर्डर के नजदीक किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा, लिहाजा उन्होंने वही किया। अमेरिका समझता था कि जंग शुरू हो। जी अशरफ साहब, अभी जो यूएस के रोल को हम और भी अलग से देखेंगे। अरविंदर जी, अशरफ साहब तो काफ़ी क्रिटिकल हैं यूएस को लेकर जो इस जंग में, आप एज अ स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट क्या देखती हैं कि क्या दोनों ममालिक रशिया और यूक्रेन जो ऑब्जेक्टिव्स थे उसको मीट कर पाए हैं 2 साल के बाद? इस जंग को शुरू हुए 2 साल हो चुके हैं, और यूरोप की आज के डेट में ये सबसे बड़ी वॉर हो चुकी है। मिलियंस ऑफ यूक्रेनियंस, अगर हम कहें तो, कहीं देश छोड़ चुके हैं, अपने शहर छोड़ चुके हैं। एक किस्म से देखा जाए तो इस जंग ने पूरा का पूरा यूरोप का जो एक जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप था वो चेंज कर दिया है, दुनिया की पूरी इकोनॉमी को हिला दिया है। और जहाँ तक चाहे सप्लाई चेन है, चाहे इन्फ्लेशन है, महंगाई देख लीजिए, चाहे आप खाद्य पदार्थों का देख लीजिए, हर चीज को पूरी तरह से वो दुनिया में हिल के रह गई है। तो अब अगर हम खाली देखते हैं, जैसे आपका जो क्वेश्चन है कि रशिया और यूक्रेन के अपना अपना ऑब्जेक्टिव पूरा कर पाए हैं इन 2 सालों में, तो जब ये वॉर शुरू हुई तो सब दुनिया के जो एक्सपर्ट्स ने यही बोला कि भाई 72 घंटे चाहिए रशिया को यूक्रेन को पूरी तरह ऑक्युपाई करने के लिए, उसकी कैपिटल को, और यूक्रेन 72 घंटे में कोलैप्स हो जाएगा। बट 2 साल हो चुके हैं। यूक्रेनियंस को अगर हम देखा जाए तो वो उन्होंने ना केवल कैपिटल से दूर रखा है रशियन फोर्सेस को, बल्कि पूरे रिजॉल्व के साथ, पूरी अपनी ताकत के साथ, अपने पूरे
एक स्ट्रेंथ के साथ जो है वो अपनी कंट्री को डिफेंड कर रहे हैं, वो लड़ रहे हैं रशियंस के लिए। और हाँ, ये जरूर है कि उनका जो एक बहुत कमी उनको इक्विपमेंट की और जो उनके फोर्सेस जो उन्होंने लूज किए हैं वो है। और अभी जब से इसराइल के साथ गाजा में जब जंग चल रही है और यूएस का ध्यान उधर चला गया है, तो कहीं ना कहीं उनको एक ही अंदर से ये भी चीज जेलेंस्की को खाई जा रही है कि भी अगर यूएस या बाकी वेस्टर्न फोर्सेस अपना हाथ खींचती हैं तो क्या होगा। तो कहीं पे वो एक अनसर्टेनिटी आनी शुरू हो गई है जी जहां तक कि यूक्रेन है। और अगर हम दूसरी तरफ रशिया को देखें तो रशिया को बीच बीच में काफी धक्का लगा भी है, बट वो कहीं ना कहीं जितने बड़े पुतिन जो एक स्ट्रेटेजिस्ट हैं वो अपनी पॉलिसी को, अपने प्लान्स को, अपनी टैक्टिक्स को वो उस हिसाब से जंग के हिसाब से रीएडजस्ट और वो करते चले आए हैं अपनी स्ट्रेटेजी को पूरा। बट सबसे बड़ी बात रशिया का ये देखना पड़ेगा कि उन्होंने जैसे भी करके अपनी इकोनॉमी को सैंक्शंस होते हुए भी उन्होंने अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग रखा है, चाहे वो इंडिया को तेल बेचा उन्होंने, चाइना को बेचा सस्ते में, उसके बदले में आपसे जो भी दिया उन्होंने, बट फिर भी एक रशिया की इकोनॉमी खड़ी है जो कि जिस चीज का वेस्ट बिल्कुल नहीं सोच सकता था। जी तो अब अगर उनका जो गोल देखे तो कहीं रशिया का ये गोल नहीं है कि वो टोटली यूक्रेन को ले लें, अपने अंडर कर लें। तो अब हमें यहाँ पे इस 2 साल के बाद ये समझना जरूरी है कि भाई रशिया के लिए जीत क्या होगी जी और उस जीत का मायना अमेरिका और यूक्रेन के लिए क्या होगा आगे चल के। ओके तो ये कुछ एक जो क्वेश्चन है उन पे हमें सोचना पड़ेगा। जी अरविंदर जी, ट्रांस एटलांटिक जो मिलिट्री कॉम्पैक्ट है उसका क्या होगा नेटो फ्रेमवर्क में ये जो पूरी लड़ाई है इसको आप किस तरह देखती हैं आप? नेटो फ्रेमवर्क में अगर आप देखा जाए तो जहां तक मतलब एक किस्म का सपोर्ट है इनको, डायरेक्ट तो नहीं है कि आप डायरेक्टली अंदर वॉर में घुस रहे हैं, तो वो Okay. कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए कह दीजिए जो कि पूरे नेटो के हेड पे खड़ा हुआ है कि उनके लिए अपने पर्सनल इंटरेस्ट भी और वो भी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। राइट तो नेटो के नजरिए से ये देखना पड़ेगा कि नेटो किस हद तक अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा या नहीं होगा, ये क्वेश्चन पहले दिन से चलता आ रहा है, राइट, कि क्या नेटो उसको अपने अंदर ज्वाइन कराएगा, नहीं कराया। अब नेटो या तो बाहर बाहर से ही उसको जो कि सपोर्ट अभी तक चलता आ रहा है वो चलेगा या इससे आगे बढ़ेगा। कहीं ना कहीं इसराइल में भी जो लड़ाई शुरू होने के बाद ये अब दोनों तरफ से अमेरिका और बाकी जो है देश कहीं बढ़ चुके हैं। तो वो भी बहुत मीनिंग रखता है कि अगर खाली एक ये फ्रंट खुला होता या 2 फ्रंट खुल गए हैं जी तो उसको उस नजरिए से भी देखना पड़ेगा। जी अशरफ साहब, जब ये जंग शुरू हुई थी तो उस वक्त यूक्रेन को काफ़ी सपोर्ट हासिल था। 2 साल के बाद आपको क्या लग रहा है कि जो यूक्रेन को जो सपोर्ट है उसमें कुछ कमी नजर आ रही है आपको? मैं समझता हूँ यूक्रेन की जंग यूक्रेन को हमेशा यूरोपियन देशों का सपोर्ट बढ़ता गया है। अच्छा हर रोज का बजट भी इस जंग के लिए ज्यादा से ज्यादा होता गया जी और उनके जो इक्विपमेंट्स और मिलिट्री इक्विपमेंट्स जितने भी थे वो ज्यादा से ज्यादा यूक्रेन में पहले से ज्यादा पहुंचे। जी सिर्फ एक मीडिया को जो प्रोपेगेंडा है इनको लेके उसके अंदर एक चीज देखने को मिली जब गाजा जंग शुरू हुई जी उस वक्त, जी क्योंकि अमेरिका का पूरा फोकस जो है वो गाजा जंग के ऊपर चला गया, क्योंकि यूक्रेन के से ज्यादा इम्पोर्टेंट उनके लिए इसराइल है। इसराइल को जब देखा उन्होंने कि इसराइल के हालात खराब हो रहे हैं, क्योंकि इसराइल के अंदर उन्होंने इसराइल की ताकत को देखा कि वो हमास रोजाना मतलब ताकतवर है और वो जो अक्सा स्टॉर्म वो अंजाम दिया हमास के ने, जी उसके बाद इसराइल ऐसे लगा जैसे कि इसराइल खत्म हो जाएगा। ओके इसलिए पूरा अमेरिका पूरी ताकत के साथ फोकस करने लगा गाजा जंग के ऊपर और उन्होंने देखा कि अब वो यूक्रेन के अंदर बहुत ज्यादा है नहीं हमारे लिए, क्योंकि वो लोग जेलेंस्की उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, वो जेलेंस्की के लिए नहीं लड़ रहे थे। और अब मैं समझता हूँ नेटो भी बहुत ज्यादा इस चीज के ऊपर इसरार नहीं कर रहा है कि वो यूक्रेन को नेटो का हिस्सा बनाए, बल्कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेटेजी अमेरिका की थी कि किसी तरह रशिया को इस जंग के अंदर उलझा के रखें, इस जंग के अंदर फंसा के रखें, ताकि वो जो वर्ल्ड ऑर्डर जो चेंज हो रहा है उसके अंदर रशिया बहुत
कोई रोल न कर पाए, जी। उसको रोकने के लिए उन्होंने और इस जंग के बहाने रशिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शन लगाए। अलबत्ता उन सैंक्शन का असर ये हुआ कि यूरोप के जो देश हैं वो काफी नुकसान उठाना पड़ा। खुद डॉलर का जो नुकसान था, पुतिन ने जितनी भी ट्रेड थी उसको डॉलर से हटाकर अपनी लोकल करेंसी में अंजाम दिया। ये एक बहुत बड़ा सेटबैक था डॉलर के लिए और अमेरिका के लिए। लिहाजा उनके स्ट्रेटजिस्ट ने उनके जो टेक्निक अपनाई रशिया ने वो बहुत जबरदस्त थी जंग को लेके। जी। और अब जितनी लंबी ये जंग चलेगी, सुलानी होगी, उतना ज्यादा नुकसान यूरोप का हो रहा है और खुद यूक्रेन का हो रहा है। देखिए, ओके। एक्सपर्ट्स ने, मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट्स हो या रशिया या हम आजकल तो न्यूयॉर्क टाइम्स और अमेरिका की आउटलेट्स में भी पढ़ने तो आपको बहुत सारे इस तरह के आर्टिकल मिल जाएंगे कि अब कुछ अमेरिकन एक्सपर्ट्स भी ये मान के चल रहे हैं जी। कि यूक्रेन की जंग हम जीतने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ उसको एक वक्त मांग रहे हैं वो लोग वहां पे। ओके। ओके। और यूक्रेन सभी का हार चुका होता, कह रहा हूँ कि डायरेक्ट सभी जानते हैं, हर एक्सपर्ट ये जानता है कि जंग रशिया सिर्फ यूक्रेनियन से नहीं लड़ जी। रहा है बल्कि नेटो से लड़ रहा है। नेटो की आर्म फोर्सेस वहां पे मौजूद हैं, उसके लिए बहुत सारी आउटलेट्स आप जाएंगे पढ़ने और उनके बेहतरीन इक्विपमेंट्स वहां पे रशिया का मुकाबला करने के लिए, रशियन आर्मी का मुकाबला करने के लिए मौजूद हैं। अब सेटलमेंट की बात है, नेगोशिएशन के जरिए सेटलमेंट के ऊपर पहुंचना चाहता है। जो भी बहरहाल एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना ये है कि जेलेंस्की इस बात के लिए तैयार नहीं है कि वो के जरिए सेटलमेंट कर। जी। यही वजह थी कि आर्मी चीफ थे यूक्रेन के, उनको जेलेंस्की ने हटाया, चूंकि जी। तो में ये जेलेंस्की को कहीं ना कहीं खतरा था कि अगर वो उनका पॉलिटिकली कुछ इंटरेस्ट बढ़ा तो कहीं ऐसा ना हो कि पॉलिटिकल सपोर्ट मिल जाए और वो उनके ऊपर कब्जा कर ले। लिहाजा जेलेंस्की ने जी। उनको हटाया और उनको अपनी बिल्कुल। उससे हटाकर एक जो पॉलिटिकल एक चैलेंज था उनके लिए उसको तेजी से साफ जी। किया, अपने लिए रास्ता किया ताकि कोई उनके मुकाबले पे आके उनका अपोनेंट्स ना खड़ा हो। अरविंदर जी, जैसे अभी अशरफ साहब ने क्वेश्चन रेज किया कि इज़राइल और जो हमास वॉर था उसका इम्पैक्ट भी नज़र आया, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि इज़राइल हमास वॉर का इम्पैक्ट जो है रशिया यूक्रेन जंग पर है कुछ? देखिए, है भी और नहीं भी है, हम इसको दोनों नजरिए से देख सकते हैं। ओके। सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि जो गाजा का कॉन्फ्लिक्ट और वहाँ पे जो भी हो रहा है, जो सिचुएशन है, लोगों को हेल्थ केयर नहीं है, खाने के लिए नहीं है, उससे हाँ, चाहे मीडिया का अटेंशन है, चाहे इवन पॉलिटिकल टेंशन है, वो जरूर यूक्रेन वॉर से हटा के जो है गाजा की तरफ जरूर सबका ध्यान गया है। जी। और इवन यूएस भी अभी दो जगह पे लड़ रहा है, एक उसको यूक्रेन को भी सपोर्ट करना है और उसको इजराइल को भी सपोर्ट करना है। तो हम कह सकते हैं कि उसका असर हुआ है दोनों जगह पे, उसका इम्पैक्ट, क्योंकि यूएस को दो जगह पे लड़ना पड़ रहा है और यूएस के एलाइज को भी दो जगह पे सपोर्ट करना पड़ रहा है। तो और उस नजरिए से देखा जाए तो यूक्रेन में भी इस बात की एंजाइटी काफी बढ़ रही है कि भी अगर यूएस को और वेस्ट को दोनों जगह पे फंडिंग करनी पड़ेगी तो वो यूक्रेन की तरफ, जहां पहले सब कुछ यूक्रेन की तरफ था, तो उसको किस तरह से किया जाएगा, किस तरह से उसको सपोर्ट मिलेगी और वो कब तक इस जंग को लड़ पाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें जिस तरह से अमेरिका और उसके जो इत्तेहादी ममालिक हैं इज़राइल की जो ब्रूटल कैंपेन है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या उनका ये जो मौक़िफ़ है, उनका स्टैंड है, रशिया के खिलाफ कुछ कमज़ोर नहीं हो जाता है? कमजोर उनके अगर आप नजरिए से देखिए तो नहीं हो जाता है, बिकॉज वो इस चीज को मानते हैं कि भी इजराइल अपने आप को डिफेंड कर रहा है। ओके। और हर कंट्री को अपने आप को डिफेंड करने का हक है, इसलिए वो उसकी सपोर्ट कर रहे हैं, उनका ये नजरिया है। दूसरी चीज अगर देखें तो जितने हम ग्लोबल साउथ की कंट्रीज में बाकी जगह पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि जैसे आपने कहा कि जो उसका इजराइल का ब्रूटल कैंपेन है, जो उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो हाँ, उनकी इमेज थोड़ी बहुत जरूर उससे इम्पैक्टेड हो रही है, बट उनको लगता है कि भी उससे अगर आप उनका लॉन्ग टर्म कोई देखें कि उनको इम्पैक्ट होने वाला है या उससे असर होने वाला तो नहीं है, राइट। प्लस यूएस के लिए अगर देखें तो इस टाइम उसका नेशनल इंटरेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। हमने कल प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट भी देखी, यूएस प्रेसिडेंट की, जिससे उन्होंने बोला कि मार्च तक सीज फायर की उम्मीद है, बातचीत चल रही है।
तो वहाँ पे इलेक्शंस भी हैं इस साल में, तो वो अपना कहीं ना कहीं अपना नेशनल इंटरेस्ट भी देख के चलते हैं। अशरफ साहब, जो रूस और जो यूक्रेन की जंग है, ये तनाज़ा है, क्या लगता है आपको, क्या दूसरे ममालिक तक भी फैल सकता है? रूस और यूक्रेन की जंग के फैलने का बहुत ज्यादा चांसेस थे कि वर्ल्ड वॉर में फैल जाएगी। जी। लेकिन मिडिल ईस्ट के बदलते हुए हालात ने उस जंग को वापस उसकी जगह तक सीमित कर दिया और अब बहुत ज्यादा मीडिया और जो दुनिया के ममालिक हैं वो रूस और यूक्रेन के हवाले से बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं है, जी। बल्कि गजा जंग को लेके और इसराइल और हमास की जंग को लेके ज्यादातर दुनिया वहां पे मुतवज्जे है, वहां पे फोकस है और वो गजा जंग के नताइज के ऊपर डिपेंड करती हैं कि सिचुएशन क्या होगी, क्योंकि मिडिल ईस्ट वो जगह है कि जहाँ पे हर बड़ी ताकत अपनी ताकत आजमा रही है और जो बहरहाल एनर्जी से भरे हुए ममालिक हैं अरब देश, मिडिल ईस्ट बिल्कुल, यहाँ पे उभरती हुई छोटी छोटी ताकतें हैं जैसे ईरान, उभरती हुई रीजनल पावर है, तो उसके अपने जो ममालिक हैं जो ईरान को सपोर्ट करते हैं, जो अमेरिका के वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ चले 44 साल से नबर्द आजमा है, बहरहाल उसका मुकाबला कर रहे हैं। ये जंग तब्दील हो गई है अमेरिका और उसके मुखालिफिन के दरमियान। सिर्फ हमास और इसराइल की जंग नहीं बची है ये, बल्कि देखा जाए तो रशिया, चाइना, ईरान भी कहीं ना कहीं अमेरिका के मुकाबले पे फिलिस्तीन के अंदर भी दबता है। वहाँ भी जंग उन्हीं पावर्स की है, उन्हीं प्लेयर्स की है, ये जो इंटरनेशनल प्लेयर्स, और तेजी से बदलते हुए हालात में ये छोटे छोटे जो रीजनल पावर्स हैं ये अपनी मुनाफे की खातिर अपने बहरहाल अपने अलाइज को बचाने के लिए मिडिल ईस्ट के अंदर की ताकत झोंके हुए हैं। आपने देखा होगा यमन के अंसारुल्लाह जो हुसी हैं, उन्होंने गजा की सपोर्ट के अंदर दुनिया की उन ममालिक को चैलेंज किया कि जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने अमेरिका के शिप्स के ऊपर अटैक किए, उन्होंने रेड सी के अंदर उन तमाम ताकतों को चैलेंज किया कि जो इसराइल की सपोर्ट कर रहे थे किसी भी एंगल से, क्योंकि आपको मैं बताता चलूं कि मिडिल ईस्ट के अंदर जितने भी ममालिक हैं वो इसराइल के वजूद को एक नाहक और अपार्थाइड वजूद मानते हैं, उसको तस्लीम नहीं करते हैं। वो बल्कि ये एक्सपर्ट जो हैं वो कहते हैं कि इसराइल कोई मुल्क नहीं है, कोई देश नहीं है, बल्कि तो बेस है अमेरिका की, एक छावनी है अमेरिका की, इसके जरिए वो मिडिल ईस्ट के जो ममालिक हैं, वेस्ट एशिया के जो ममालिक हैं, उनको कंट्रोल करता है। और यही वजह है कि अमेरिका के जो मुखालिफिन हैं वो पूरी ताकत लगाए हुए हैं कि किस तरह उस बेस को नुकसान पहुंचाए, जिसके जरिए अमेरिका पिछले 100 साल से अपनी गुंडागर्दी जारी रखते हुए। एक बहुत ही मुख्तसर मेरा सवाल है और बहुत ही मुख्तसर का जवाब मैं चाहूँगा कि इस जंग का खात्मा कैसे मुमकिन है? एक मुख्तसर जवाब चाहिए इसका। देखिए, यूक्रेन जंग का खात्मा मैंने अपने शुरू के बयान बोला कि 2 हफ्ते में हो सकता था और हो भी जाता, और मैं समझता हूँ जंग का खात्मा रशिया की कामयाबी पर होने वाला है। सिर्फ वक्त को तानी करने के लिए दुनिया के बाज ममालिक और अमेरिका जिद है कि इस वक्त को तानी किया जाए, वक्त को बढ़ाया जाए, वरना जैसे अफ्रीका में परसों कब्जा हुआ है, अब 300-400 किलोमीटर तक डिफेंस लाइन नहीं है, एक चटियल मैदान, वहां पे कीव तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, मैं समझता हूँ रशियन आर्मी को। और अगर नेगोशिएशन के जरिए इसका कोई हल नहीं होता है तो मुझे लगता है कि रशिया आज नहीं तो कुछ दिन के बाद यूक्रेन के ऊपर कब्जा। अरविंदर जी, आपसे भी एक आखिरी सवाल है, लेकिन उसमें 2 जवाब हम चाहेंगे। एक तो ये है कि अगर हम हिंदुस्तान को देखें
तो हिंदुस्तान को इस जंग के कंसिक्वेंसेस अगर देखे जाए तो हिंदुस्तान को क्या हासिल हुआ है, चाहे वो इकॉनमी की शक्ल में या जो इंडिया की जो एक ग्लोबल डिप्लोमेटिक स्टैंडिंग है उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ा है। और दूसरी बात यह है, बहुत ही मुख्तसर बताइएगा कि आखिर ये जंग कैसे ख़त्म हो सकती है। देखिए, पहला सवाल जहाँ तक इंडिया का है तो इंडिया ने जैसा आपने बोला, इकोनॉमी एब्सोल्युटली इंडिया की ने अपनी इकोनॉमी को जो एक ऑयल का शौक था उससे बचा के रखा। ऑयल खरीदा, उसको आगे अपने लिए भी यूज किया और बाहर भी उसको जो क्रूड ऑयल को साफ करके भेजा, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी तो एब्सोल्युटली स्ट्रांग हुई। बट उसके साथ साथ इंडिया ने जो डिप्लोमेटिक जिस तरह से अपने रिलेशंस को रशिया और यूएस और वेस्ट के साथ बैलेंस रखा है, वो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी इस टाइम पे, जहाँ पे इंडियन लीडरशिप उभर के आई थी। किस तरह से वो वेस्ट के प्रेशर के सामने भी अपने आप को बैलेंस रख पाए हैं, अपने रिलेशंस को रशिया के साथ भी मेंटेन कर पाए हैं, वेस्ट के साथ भी मेंटेन कर पाए हैं, और कहीं ना कहीं वेस्ट को ये बात समझनी पड़ी जी वो इंडिया को रशिया से अलग नहीं कर सकते हैं। जी तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट रही, जो आपका जो पहला सवाल था। और दूसरा कि ये जंग कैसे खत्म हो सकती है, तो कहीं देखिए, जहां तक अभी अगर आप देखें इस करंट सिचुएशन में, तो यूक्रेन का जो पीस प्लान है, जो रशिया का जो है, वो आपस में मेल नहीं खाते हैं कि किस तरह से उसको जंग खत्म करनी है, किस तरह से उसको खत्म करनी है। तो जहां तक मुझे लगता है कि इस जंग को खत्म करने के लिए कहीं ना कहीं जब तक अमेरिका और नाटो बीच में मिलके नहीं बैठेंगे, उनको भी इस जंग को खत्म करने का एक हिस्सा बनना पड़ेगा, तब तक ये जंग खत्म नहीं हो सकती है। और जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, इस टाइम सबसे पहला प्रायोरिटी उसका है कि इजराइल में सीज फायर कराएं, बिकॉज उनके अपने देश में काफी उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहे हैं जो गाजा की सिचुएशन है। तो उसके बाद इलेक्शन है वहां पे, तो इस सब के बाद ही मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है लीडरशिप वहां की इस तरफ ध्यान देगी कि भी हाँ, हमें अब ये वाली जंग खत्म करनी है, जी इस तरफ ध्यान देना है, ये सीज फायर की तरफ ध्यान देना है। तो ये मेरा मानना है। जी, बहुत शुक्रिया अरविंदर जी, बहुत शुक्रिया अशरफ साहब, एक थॉट प्रोवोकिंग डिस्कशन के लिए, अपने इंसाइटफुल व्यूज़ के लिए, वक्त देने के लिए। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि रशिया यूक्रेन जंग को 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं और फ़िलहाल ऐसे कोई आसार नज़र नहीं आते हैं कि जंग अभी ख़त्म हो रही है। और आपको ये भी बताते चलें कि दूसरी जो जंग अज़ीम हुई थी सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, यूरोप में इतनी तबाहकुन जंग अभी तक नहीं हुई है। इसी के साथ ही आज का ये बुलेटिन इख्तिताम पज़ीर होता है। इजाज़त दीजिए, आदाब।